स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो तमाम दिन भर की बड़ी खबरों को समेट कर लेकर आए हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। खबर 1 मिनट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रात उन्होंने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए। साथ ही दुर्गा मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया। सीएम ने आज रामगढ़ ताल के किनारे प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी फहराया। ये किसी नदी या ताल के किनारे लगाया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा है। एक एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए उनकी आजीविका को भी बचाने कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अधिकारियों के साथ गोरखपुर में बैठक भी की। कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए पीएम का सीएम योगी ने आभार जताया और कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। यूपी के 130 आईएएस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। उनके प्रमोशन में अब समस्या होगी। केंद्र की डीओपीटी ने साफ तौर पर कहा था कि हर साल आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक यूपी के 130 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसके चलते अब उनके प्रमोशन में दिक्कत होगी। यूपी की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, लेकिन इस बार इस चपेटे में पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के 130 आईएएस अफसर। इन 130 आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया। डीओपीटी ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि सभी आईएएस अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन ऐसा ना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जिन आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी पदोन्नत में दिक्कत आएगी, यानी उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। यूपी सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी सूची तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो जांच भी कराई जाएगी। बिकरू कांड को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल ने एक अहम निर्देश दिया है। इसके मुताबिक अब बिकरू कांड के सभी आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। बता दें कि बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। हत्या करने में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 13 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। इनमें से कईयों का एनकाउंटर हो गया और करीब 37 अपराधी इस समय जेल में हैं। अब इनके ऊपर अन्य कार्रवाइयाँ जैसे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है। इनकी गतिविधियों पर लगातार हम लोगों की नज़र बनी रहे, ताकि यदि अधिकारी भविष्य में ट्रांसफ़र हो भी जाए, नया अधिकारी आए, तो उनको भी जानकारी में रहे इन अपराधियों के बारे में। इसलिए इन सारे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, ताकि लगातार इनकी गतिविधियों की निगरानी हो सके। बिकरू कांड में चल रही कार्रवाई की समीक्षा के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो जांच है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जेल में बंद 37 अभियुक्तों की हिस्ट्री खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिस्ट्री शीट चौबेपुर थाने में ही खोली जाएगी और सभी आरोपित के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद उर्फ नीलू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। राशिद उर्फ नीलू के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पीडीए ने बुधवार को धूमनगंज के चकिया इलाके में राशिद की 3 मंजिला आलीशान इमारत गिरा दी। रूप से निर्मित बिल्डिंग राशिद उर्फ अफरोज अहमद द्वारा जो है निर्मित है, अवैध रूप से निर्मित है। इसमें मानचित्र स्वीकृत कराना चाहिए था, इनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। और यह माफिया कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के चचेरे भाई हैं। तो अधिकारियों के मुताबिक राशिद उर्फ नीलू ने अवैध तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया था। पीडीए की टीम द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद इमारत जमींदोज करने की कार्रवाई की गयी। देवरिया जिले में भी राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से सैकड़ों एकड़ सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कई सालों से कब्जा जमा रखा है। मामला बरहज तहसील के देवार इलाके का है। दबंग भूमाफिया इसे अपनी जमीन पर कई सालों से गेहूं की खेती कर रहे हैं। जब कोई किसान जमीन पर अपना दावा जताता है तो ये दबंग भूमाफिया उन किसानों को पैमाइश करने का हुक्म सुनाते हैं। काश्तकार जब तहसील में जाता है तो वहाँ राजस्व कर्मी पैमाइश के लिए आनाकानी करते हैं। 3 जनपदों के बीच का था, मऊ, गोरखपुर और देवरिया जनपद का। तो एक गांव की उन्होंने बाउंड्री बना दी।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, शराब माफियाओं और भूमाफियाओं का एक संगठित गिरोह है जो पैसा की ताकत उनके पास है। राजस्व की परिषद की टीम ने 6 गांव के अभिलेख की मांग की, जिसमें एक गांव का तो सीमांकन हो चुका है, लेकिन अभी भी कई गांव के नक्शे गायब हैं। काश्तकारों ने सरकार से मांग की है कि भूमाफिया पर कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटाया जाए और इन गांव की पैमाइश जल्द से जल्द की जाए ताकि किसानों को उसका मालिकाना हक मिले। शामली में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताकर उनकी प्रतियां जलाई और अपना विरोध जताया। किसानों ने कहा कि ये कानून किसानों के खिलाफ है। किसानों ने फिर चेतावनी दी कि केंद्र सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीकेयू ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने से पहले 16 तारीख को इसका ट्रेलर पेश करने की बात कही। बहुत बड़ा हजारों ट्रैक्टरों का ट्रैक्टर मार्च होगा शामली में, जो विभिन्न करनाल पुल से शुरू होगा, पानीपत की तरफ से शुरू होगा, थाना भवन की तरफ से शुरू होगा, चारों तरफ से बढ़त को इधर सब होते हुए जिला मुख्यालय पे हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान 16 तारीख में पहुंचेगा, जो ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और 26 जनवरी का रिहर्सल होगा। किसानों ने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी पर सवाल खड़े किए। इनका कहना है कि कमेटी में वो लोग हैं जो या तो कानून बनवाने में शामिल रहे या फिर लेख लिखकर इसका समर्थन करते रहे, इसलिए इस कमेटी पर किसान को भरोसा नहीं। हम कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। मथुरा में एसटीएफ की 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश अनूप घायल हो गया। एसटीएफ की नोएडा यूनिट उसे लेकर मथुरा आ रही थी, तभी रास्ते में उसने टॉयलेट जाने के बहाने से भागने का कोशिश की। ये अनूप एक अपराधी है और 1 लाख का रिवार्ड था मथुरा से किडनैपिंग के सिलसिले में। तो एसटीएफ ने इस पर काम किया। दिल्ली क्षेत्र में बॉर्डर से इसे पकड़ा गया था और इसे संबंधित थाने में दाखिल करने जा रहे थे गाड़ी से, और यहाँ लघु शंका के लिए उतारा गया। तो उसके बाद ये पुलिस का हमला करके पिस्टल लेकर उसने भागने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, तो फायरिंग की पुलिस पर, जो फायरिंग में घायल हुआ, इलाज के लिए। आरोप के मुताबिक वो हाईवे क्षेत्र में डॉक्टर निर्विकल्प अपहरण कांड में शामिल था। लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने कोरोना वैक्सीन स्थल का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस के जवानों और स्टाफ को जरूरी निर्देश भी दिए। जॉइंट सीपी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ने 3 तरह के स्टैटिक सिक्योरिटीज दी हैं। एक इनके स्टेट सेंटर में स्टॉक सेंटर, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट स्टॉक सेंटर जहां हम खड़े हैं इस समय, और तीसरा वैक्सीनेशन सेंटर्स जो यहां से जाएंगी जहां वैक्सीन, और फिर वहां वैक्सीनेशन होगा। तो वैक्सीन सेंटर में 2 प्रकार की सिक्योरिटी है। एक जो वैक्सीनेशन टीम के साथ है, जिसमें एक कांस्टेबल एक होमगार्ड है, पेपर्स चेक कर रहे हैं, लाइन वगैरह लगवाना है, सिस्टम बनवानी है। दूसरा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहाँ हमारा 1 सब इंस्पेक्टर 4 सिपाही या 1 सब इंस्पेक्टर 3 सिपाही विथ लेडी पर्सनल्स, ये ऑलरेडी ड्यूटी डिप्लॉय हो चुकी है। वैक्सीन लाने ले जाने के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप गोरखपुर पहुंच गई है। 30,000 डोज की पहली खेप यहां पहुंची है, जिसे एडी हेल्थ के यहां बने वेयर हाउस में रखा गया है। कोविड वैक्सीन का इंतजार गोरखपुर वासियों का अब खत्म हो गया है, क्योंकि जिले में 30,000 फाइल आ चुका है और ये 16 तारीख से लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन आते ही सबसे पहले उसको कड़ी सुरक्षा के बीच एडी हेल्थ के यहाँ बने वेयर हाउस में रखा गया है। 16 जनवरी से गोरखपुर में 20 जगहों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। गोरखपुर में 1 बजे आज वैक्सीनेशन आ चुका है। करीब 30,000 वायल हम लोग को मिला है। एक वायल में 10 डोसेज होती है। उस पर कोविशील्ड का था, उसको हम लोग एडी हेल्थ का जो स्टोर रूम बना हुआ है, मंडल का स्टोर रूम, उसी पे रखा गया है। 16 तारीख से वैसे पहले से हम लोग 2 बार ड्राई रन कर चुके हैं। 16 तारीख से हम लोग वैक्सीनेशन कैंप शुरू करेंगे। सीएम योगी ने भी गोरखपुर के डीएम से बात कर वैक्सीनेशन और सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली है। कानपुर में भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काशीराम हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। यहां जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। कोरोना वायरस के दरमियान मेडिकल रिसर्च वैक्सीन यानी कोरोना बचाव के लिए टीकाकरण का रिसर्च चल रहा था। 3 चरणों में हुए ट्रायल के बाद कानपुर में वैक्सीन की पहली खेप पहुँची तो लोगों ने राहत की सांस ली।
जानकारी देते हुए कानपुर के सीएमओ अनिल मिश्रा ने बताया कि वैक्सीन का पहला डोज आने वाली 16 जनवरी 2021 को दी जाएगी। तक हम लोग ड्राई रन कर रहे थे जिसमें कि हम वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, बाकी सारी एक्टिविटी कर रहे थे। जो हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं वो एक्चुअल रन है, मतलब एक्चुअल बेनिफिशरी होंगे और उन बेनिफिशरीज को वैक्सीन दी जाएगी। कानपुर नगर में 14 सेशन साइट चुनी गई हैं। हर सेशन साइट में मैक्सिमम अधिकतम 100 लोगों को लगाया जाएगा, तो मैक्सिमम 1400 लोगों का वैक्सीनेशन 16 तारीख को होगा। कानपुर के अलग अलग कैंप में 1400 लोगों को इस वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। साथ ही डोज देने के दौरान सभी नियमों का पालन भी होगा। डोज लेने वाले व्यक्ति को उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक वैक्सीन का कोई लक्षण उसके शरीर पर असर करे। प्रतापगढ़ में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कधई थाना क्षेत्र के मंगरौरा बाजार में बेखौफ बदमाशों ने राइस मिल संचालक से करीब 16 लाख रुपए लूट लिए और उसके बाद बाइक सवार 2 बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 युवक आए और बैग छीन कर भागने का प्रयास किया। पब्लिक ने हालांकि उनको रोकने का इस दौरान प्रयास भी किया, लेकिन वो बैग लेकर निकल गए। पुलिस ने चेकिंग ट्रेकिंग शुरू कर दी और जल्दी ही जो भी अपराधी है उसके विरुद्ध कार्रवाई। इससे पहले 7 जनवरी को बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी की दुकान में घुसकर 90 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, जबकि 9 जनवरी को बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे सर्राफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर करीब 25 लाख रुपए के आभूषण लूटे थे। प्रतापगढ़ में लूट और हत्या की बढ़ती घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश है, लेकिन लगातार गहन चेकिंग अभियान चलाने के बावजूद पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है। रामपुर में रिश्ता टूटने पर नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ तमंचे के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। मामला रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र का है, जहां गांव नानकार रानी के रहने वाले कलुआ ने अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से तय की थी, लेकिन लड़के की उम्र ज्यादा होने के कारण बाद में रिश्ता तोड़ दिया गया और इस बात से नाराज होकर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। उनका सगा चचेरा भाई है, उससे उसकी शादी की बात हो गई। शादी में कुछ नानुकुर हो गई तो चाचा और लड़की का सगा चाचा और सगा चचेरा भाई उसे लेकर कहीं चले गए। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और खोजबीन की जा रही है, जल्दी लड़की को तलाश करेंगे। युवती के पिता ने बताया कि कुछ लोग घर में घुस आए और एक व्यक्ति मेरे पास तमंचा लेकर खड़ा हो गया। इस दौरान 3 आदमी लड़की के कमरे में घुस गए और उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही लड़की को ढूंढ लिया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं खबर 1 मिनट की तरफ। गोरखपुर के चिलुआताल थाने में कर्नाटक के एक युवक पर अपहरण और लव जिहाद का केस दर्ज हुआ है। बीकॉम की छात्रा को बेला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। आरोप के मुताबिक युवक ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से दोस्ती की और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसी ने बेटी को अगवा कर लिया। कर्नाटक का एक लड़का है जो महबूब नाम है, उसका नाम आया है। उसका प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी डिटेल निकलवाए हैं, तो उसी का नाम आ रहा है। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण लव जिहाद का केस दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस लड़की को सकुशल वापस लाने के लिए कर्नाटक के बीजापुर रवाना हो गई है। तहरीर किस आशय से गई है कि महबूब नाम के एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को हिंदू बताकर 12 से 13 महीनों से उनकी पुत्री के साथ संपर्क में था और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि वो उनका धर्मांतरण करवा सकता और शारीरिक शोषण भी कर सकता। देखना है कि जांच के बाद इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संगम तट पर आयोजित हो रहे माघ मेले में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रयागराज में अभी तक बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बर्ड फ्लू का संक्रमण न फैले, इसको लेकर सुरक्षा कड़ी करते हुए संगम तट पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वो साइबेरियन बर्ड से उचित दूरी बनाए रखें। संगम की रेती पर 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। तमाम शहरों में यूपी के बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं और खास तौर पर जो संगम तट है वहां पर माघ मेला लग रहा है और यहां पर हर साल सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं और यहां पर बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई बर्ड फ्लू के ऐसे मामले आते हैं, पक्षियों की मौतें होती हैं, तो उसका तत्काल संज्ञान लिया जाए और प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर उठाए जाएं। इन विदेशी मेहमानों के आने से यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता में
4 चांद लग जाते हैं। लेकिन बर्ड फ्लू के चलते इस बार तस्वीर बदलने लगी है।